Assalamualaikum dear students, welcome to the Land Forces Academy. I am your instructor Dr. सदीद एहसन. So dear students, इस वीडियो के अंदर हम AFNS को डिस्कस करेंगे. जैसा कि इससे पहले मैं लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको करवाए थे, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस करवाए थे, वर्बल नॉन वर्बल के भी क्वेश्चंस करवाए थे. तो स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं फिजिक्स के. बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मजीद आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं. नीचे कमेंट करें और अपना सेंटर बताएं ताकि आपके सेंटर के हिसाब से मजीद क्वेश्चंस भी आपके लिए अपलोड कर दें. इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. लास्ट ईयर जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है. जिस चैप्टर से जो एमसीक्यूज आए थे तो उनको हमने अरेंज किया हुआ है वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में. तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा थर्मोडायनेमिक चैप्टर को. ठीक है, थर्मोडायनेमिक चैप्टर से जो एमसीक्यूज आए थे पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे. हर जगह पे मैं आपको एमसीक्यू बताऊंगा और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद थर्मोडायनेमिक का एक सिंगल भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो आपके टेस्ट के अंदर आए और आपको ना आता हो. जिस तरह के सबसे पहले हम तमाम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि इन प्रोसेस की डिफिनीशन क्या है, इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, कौन सी लॉ अप्लाई होती है और यहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं. जिस तरह देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लास्ट ईयर टेस्ट में आए थे तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे. इनके डीप कांसेप्ट्स को हम समझेंगे कि इनके पीछे कांसेप्ट्स क्या है, किन किन चैप्टर से किन किन टॉपिक से इसको उठाया गया है. इसी तरीके से सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रीडिंग पे ये सेम होते हैं, कौन सा रीडिंग किससे कितना बड़ा है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, इसके जो मेन पोस्टुलेट्स है, जो मेन पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे और वहां से टेस्ट में कौन कौन से एमसीक्यू आए थे और कौन कौन से आ सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे. थर्मल कंडक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी डिस्कस करेंगे, बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे. कार्नोट हीट इंजन जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, इसको भी डिस्कस करेंगे. हीट सोर्स क्या है, हीट सिंक क्या है और इसकी एफिशिएंसी कैसे चेंज होती है. अगर आप हीट सोर्स का टेंपरेचर इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो या हीट सिंक का टेंपरेचर इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे. इसी तरीके से अगर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी डिस्कस करेंगे और Cp इज ग्रेटर देन Cv, इसका मतलब क्या है, Pv इज इक्वल टू NkT, इसका मतलब क्या है. और बाकी जो एमसीक्यू आए थे जिस तरह एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ये भी डिस्कस करेंगे. टेंपरेचर ऑफ सोर्स और सिंक अगर बराबर हो जाए तो एफिशिएंसी के साथ क्या होगा और अगर आप हीट सिंक के टेंपरेचर को इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो एफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. इस वीडियो को देखने के बाद कोई एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर से आ जाए और आपको ना आता हो. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डेमो क्लास है. इस डेमो क्लास के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये पसंद आ जाए और आप चाहते हो कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो, टेस्ट पासिंग गारंटीड, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. ये हमारा नंबर है अगर आप हमारे फुल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर. सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं तो मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को आर्मी मेडिकल कॉलेज, एम कैडेट और AFNS की तैयारी करवा रहा हूँ और मैं खुद AFMC से क्वालिफाइड हूँ. सो डियर स्टूडेंट, जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो खुद डॉक्टर हो, खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुका हूँ. तो जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा या जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पे भी नहीं मिल सकता. और ना कोई टीचर है, ये सारे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं. अक्सर मेरे पास डेली बेसिस पर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर हमने पला बंदे को 4000 रुपए दिए, 3000 रुपए दिए और उसने हमें कोई PDF भेजे जिसकी हमें समझ नहीं आ रही. अभी आप हमें बताएं कि हम तैयारी कैसे करें. तो वापस ही पर हमारे पास फिर पैसे देकर तैयारी स्टार्ट कर लेते. तो कहने का मतलब ये है कि इधर उधर अपने पैसे जाया ना करें. आप जहां पे भी जाते हो वहां पर डेमो लेक्चर्स लो, हमारे पास डेमो लेक्चर्स लो, डेमो नोट्स चेक कर लो. जब आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि हाँ ये काम की चीज है और जो मुझे पढ़ा रहा है वो खुद भी थोड़ा बहुत समझ रखता है, कोई टीचर नामी चीज उसके अंदर है, कोई सेंस है, तो फिर आप एडमिशन ले ले. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको 2 बातें बताऊंगा. आप लोग अभी अप्लाई ना करें. अप्लाई की जो लास्ट डेट है यहाँ पर देखें 15 अगस्त है, तो आप अभी अप्लाई ना करें. 5 सितंबर से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, आप लोगों ने लास्ट में अप्लाई करनी है. हम आपको सेंटर भी बताएंगे अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो और डेट भी बताएंगे. हम आपको इस तरह का सेंटर बताएंगे जहां पर आपका मेरिट बने, जहां का मेरिट कम हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो. डेट हम आपको इस तरह सेलेक्ट करके देंगे जिस डेट तक आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिले और आपसे पहले लड़कियां टेस्ट दे के भी उनके क्वेश्चंस भी आपको मिले. तो आप लोग अभी जल्दबाजी ना करें क्योंकि 15 अगस्त तक वेबसाइट ने कहीं पे भी नहीं भागना. आप किसी भी डेट को अप्लाई कर सकते हैं तमाम सेंटर से. तो अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप लोग अप्लाई ना करें. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग की इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या है. आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल 84 वर्बल, 64 नॉन वर्बल और एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे. आपके FSC कोर्स से आता है. अभी देखिए FSC का कोर्स तो बहुत ज्यादा है, इतने बड़े बड़े बुक्स है तो सारे बुक्स तो आप कवर नहीं कर सकते ना. तो जो हमारी तैयारी का तरीकाकार है इसमें हम आपको हर चैप्टर से इस तरह के इंपॉर्टेंट और हाई
करके दे देते, तो अगर आप ये कर लेते तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। अपने साथ नोट कर ले सारे पॉइंट्स। जहां पे आपको मसला हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि मजीद आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो। इंशाल्लाह सारी चीजें आपको कवर करके देंगे, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी और इस वीडियो से आपके टेस्ट के अंदर 5 से 6 क्वेश्चंस लाजमी होंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये आपके पास 4 तरह के प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। ये जो आपको स्लाइड नजर आ रहा है ये सारे के सारे एमसीक्यूज है जो इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को डिफिनीशन का पता होना चाहिए कि देखिए आइसोथर्मल में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और एडियाबैटिक में आपके पास हीट चेंज जीरो रहेगा। ना कोई हीट एंटर होगी ना कोई हीट आउट होगी, ठीक है। तो चेंज इन हीट यहाँ पे आपके पास जीरो होगा। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके सबसे पहले एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। यहाँ से काफी क्वेश्चंस आया, खासकर आइसोकोरिक का पूछा गया है। बाकी देखिए इनके इक्वेशंस भी आपको पता होने चाहिए। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी बाई टी कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तो इनके इक्वेशन हो गए, ठीक है। बाकी ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ना, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतनी मरतबा पूछा गया है ये क्वेश्चंस कि हर साल इनिशियल टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं और आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस लाजमी होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का पता है कि उसमें उसका क्या है कि हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर आप एक सिस्टम को हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा और वर्क डन करेगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपके पास कोई जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास जीरो होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो आप जितना हीट दोगे उस सब के सब हीट किस चीज में कन्वर्ट होगा? वर्क डन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वर्क डन में कन्वर्ट होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे होगा? तो ये आपका एमसीक्यूज है। मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि इसमें आप जितना हीट दोगे वो सब के सब हीट कन्वर्ट होगा वर्क डन में, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो किस प्रोसेस में होगा? तो आइसोथर्मल में। मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में होगा? आइसोथर्मल में, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अभी देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोबैरिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो देखिए ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको इक्वेशन दिया जाता है इस तरह से, देखिए कि ये किस प्रोसेस का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट इट मींस कि ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबैरिक, ठीक है। तो आप लोगों ने ये इक्वेशंस जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये आप लोगों ने याद करने हैं, बल्कि इसको समझना है जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले में मैंने आपको बताया कि डेल यू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर हम नहीं दे रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले वाले का क्या हो जाएगा? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, ठीक है। आप जितना हीट में चेंज लाओगे उस सब के सब कन्वर्ट होगा वर्क डन में, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोबैरिक भी मैंने बता दिया। अभी देखिए आइसोकोरिक की तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। अभी अगर आप लोग वर्क डन देखें ना तो वर्क डन आपके पास बराबर है पी इंटू डेल वी के, ठीक है। प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखें प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, आपने वॉल्यूम के अंदर चेंज लाया, और लेकिन यहाँ पे तो आइसोकोरिक है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। तो अगर आपसे पूछे कि किस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आइसोकोरिक। तो वर्क डन इज जीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसमें आप जितना हीट दोगे वो सब के सब हीट किस चीज में जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपको लेट सपोज इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू, ये किस प्रोसेस का इक्वेशन है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आइसोकोरिक। क्यों? क्योंकि इसमें तो डेल डब्ल्यू खत्म हो जाएगा ना। डेल डब्ल्यू क्यों खत्म हुआ? क्योंकि ये पी इंटू डेल वी के बराबर है। डेल वी आपके पास जीरो है, तो जब आप जीरो पुट करोगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितना हीट दोगे वो आपके पास कन्वर्ट होगा इंटरनल एनर्जी में। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस प्रोसेस में होगा तो आइसोकोरिक में। अगर आपसे पूछे कि आपके पास हो
वर्क डन किस प्रोसेस में जीरो होगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रट्टे आप लोगों ने नहीं लगाने के आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, हो सकते हैं कि ये पूछे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये लाइन है। अब यहाँ पर देखिए एडियाबेटिक की तरफ आते। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपके पास चेंज इन हीट जीरो होता है। तो देखिए हमने पढ़ा कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो अभी चेंज इन हीट जीरो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे ये चीज आ जाएगी। ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, जब वर्क डन होगा। ठीक है, जब हीट रिलीज होगी, जब वर्क डन होगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशंस भी काफी मरतबा पूछे गए हैं, खासकर ये वाला कि माइनस डेल यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, ये आपके पास कौन सा प्रोसेस है, तो ये एडियाबेटिक है। ठीक है, तो यहां से आपके टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने डिफिनीशन को याद करना है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने इक्वेशन को याद करना है। तीसरा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के इक्वेशन को याद करना है। और चौथा जो यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, जिस तरह देखिए मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से और मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये सारे क्वेश्चन अपने साथ लिख लिया। ठीक है, अभी देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वर्क डन किस प्रोसेस में जीरो होगा, ये अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। आप यहाँ पे ये लिखे कि वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर। तो अभी देखें चेंज इन वॉल्यूम को आप जीरो कर लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू जीरो, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक। ठीक है, तो आपके पास वर्क डन किस प्रोसेस में जीरो होगा, आइसोकोरिक। और मुझे बताएं मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे होगा, ये आपका एमसीक्यू, नीचे कमेंट में बताएं मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, आइसोथर्मल में। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस में जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में जीरो होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम किस में होगा, आपके पास हो आइसोकोरिक में। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है ये किसका एग्जांपल है, बॉइलिंग ऑफ वाटर में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ टायर, ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया। ठीक है, 2023 में पूछा गया बर्स्टिंग ऑफ टायर, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर कौन सा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इसकी थर्मल इंसुलेशन की होती है ना, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कर ले। ठीक है, बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल आपके पास -40 डिग्री सी पर सेम रीडिंग देगी। ये क्वेश्चन बस आप याद कर ले, किस तरह सेम रीडिंग देगी, कि दोनों के ऊपर आपके पास रीडिंग सेम होगी। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 70 डिग्री सी है ना, तो फ़ारेनहाइट के ऊपर भी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो ये -40 डिग्री पे आपके पास सेम रीडिंग देगी। ठीक है दोनों। इसी तरीके से देखिए सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट से लार्जर है 9/5 रेशो के साथ। ठीक है, कितना ज्यादा है फ़ारेनहाइट स्केल से, 9/5। ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए। मरकरी हम थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक तो इसकी एक्सपेंशन क्वालिटी, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये नॉन वेटिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें वेटिंग क्या कि ये जो एजेस के साथ अटैच नहीं होता। अगर आप ग्लास थर्मामीटर यूज कर रहे हो ना, तो उसके एजेस के साथ ये चिपक नहीं जाता। ठीक है, तो नॉन वेटिंग है, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मरकरी को हम क्यों यूज करते हैं थर्मामीटर में, तो एक्सपेंशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और नॉन वेटिंग। ठीक है, या फिर देखिए स्टूडेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से मैंने कुछ पॉइंट्स को ऐड किया है जो बार बार एमसीक्यूज में पूछे गए हैं। सबसे पहले ये कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट जीरो में आपके पास गैस के अंदर तमाम तरह के मोशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और वो जीरो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मोशन स्टॉप हो जाएगी तो प्रेशर जीरो हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी जीरो होगा। तो ये पूछा गया कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर गैस हैज वॉल्यूम ऑफ, तो आपसे पूछा जाएगा तो जीरो वॉल्यूम होगा, जीरो प्रेशर होगा। ठीक है, और ये गैसियस फॉर्म में होगा, और ऑल काइंड ऑफ मोशन इसके अंदर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता गैस के मॉलिक्यूलर मोशन की वजह पे। ठीक है, लेट सपोज अगर आपको दिया जाए कि एक सिलेंडर में आप गैस को हीट कर रहे हो अर्थ के सरफेस पे, और फिर आप मून पे चले गए और आपसे पूछे कि किस जगह पे आपके पास मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगी, मून के ऊपर या अर्थ के ऊपर, तो दोनों जगह पे सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। अगर आपसे पूछे कि आप सेंटर ऑफ अर्थ पे गए, वहां पे आपने
गैस को हीट किया और अभी आपने अर्थ की सरफेस पे गैस को हीट किया, तो कहाँ पे आपके पास हो मोशन ज़्यादा होगी, तो ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन पे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं गैस के, उनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन होती है, तो ये इलास्टिक का एमसीक्यू भी आ चुका है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। बाकी देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ मोशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, तो इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है, तो इसकी मिसाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। तो ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है इसका ये किस तरह की है, तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह है, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है बॉडी की हीट कंडक्ट करने की, ठीक है। इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट हो क्या है, जॉल मीटर पर सेकंड इनटू डिग्री, ठीक है, ये इसका यूनिट है, ये इसका फार्मूला है, तो इसका यूनिट भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ठीक है, और ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी बॉडी की कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि लेट सपोज थर्मल कंडक्टिविटी एक बॉडी की लेट सपोज 1 है, अगर आपने उसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि हाफ हो जाएगी, आपका आंसर क्या होगा कि सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, तो ये सेम रहेगी, चाहे आप बॉडी को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर ले, 20 में कर ले, 30 में कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, इसमें यह बताया गया कि लेट सपोज अगर ए एक बॉडी है, इसके साथ बी एक बॉडी, ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, और अगर आप इसके साथ सी बॉडी को लाओगे तो ये भी इनके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, इसमें यह बताया गया है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इन तमाम के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ये एमसीक्यू काफी मरतबा आ चुका है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि हम हीट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिस तरह इसका इक्वेशन आपको पता है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। आप जितना हीट दे रहे हो तो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में, तो हीट चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, तो इसका ये इक्वेशन भी याद कर ले, ठीक है। अच्छा देखिए बॉयल लॉ क्या है, तो बॉयल लॉ में आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपको दिया जाता है और आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका इक्वेशन है। इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा, ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आ चुका है, ठीक है। बॉयल लॉ क्या है, बॉयल लॉ में ये बताया गया है कि अगर आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह का रिलेशन मीन्स के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन, ये चीज बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, इसमें क्या बताया गया है कि अगर प्रेशर आपने कांस्टेंट रखी, ये कांस्टेंट चीज भी याद रखे कि बॉयल लॉ में क्या कांस्टेंट होगी, तो टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगी, प्रेशर। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज बताई गई है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। बाकी देखिए जर्नल गैस लॉ क्या है, तो जर्नल गैस लॉ है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। इसमें बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, इन तीनों को मिलाया गया है। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि जर्नल गैस इक्वेशन के अंदर कौन कौन से लॉ को सम अप किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्नाट हीट इंजन है, तो कार्नाट हीट इंजन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। ये सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको समझा भी देता हूँ ताकि आपको रट्टे लगाने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो ये सऊदी कार्नाट ने 1840 में किया था, ठीक है। और कार्नाट हीट इंजन एक आइडियल हीट इंजन है। आइडियल हीट इंजन क्या होता है, ये स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास आपके एएफएनएस इनिशियल टेस्ट के 4 सेट्स हैं नोट्स के, ठीक है। इसमें हम आपको वर्बल देंगे ट्रिक्स, जिस तरह इस वीडियो के अंदर हमने आपको वर्बल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए, नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए, इसी तरीके से हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको लेक्चर्स देंगे, और अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपका सारा के सारा पोर्शन उससे कवर हो जाएगा। इसी तरीके से नॉन वर्बल के ट्रिक्स देंगे, वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो आपके टेस्ट के लिए मोर देन इनफ है। इसी तरीके से हम आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, उसको करने से आपका एकेडमिक पोर्शन कवर हो जाएगा और आपको अपने एफएससी करने की जरूरत नहीं है, एफएससी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर तो 100 से ज्यादा चैप्टर्स है और अभी टाइम इतना नहीं है कि आप उसको कवर कर सके। तो हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देने उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे।
पास्ट पेपर्स भी देंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने पास्ट पेपर्स आपको सॉल्व किए तो पास्ट पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आप उसी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते मिलेगा। इस सभी इस कोर्स की डिटेल्स क्या है तो इसके अंदर हम आपको वर्बल मिलेंगे, नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन होंगे, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने दिए हैं और टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको समझाएगा। आपके टेस्ट का कोई एक भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा वर्बल नॉन वर्बल से जो बाहर आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस यही से आएंगे। हमारे नोट्स के अंदर ट्रिक्स भी है, अगर आप सिर्फ उनको देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने ट्रिक्स पढ़ाए। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक भी कवर करेंगे और इसके लिए आपको अपने एफएससी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे जो नोट्स है अगर आप उनको कवर कर लेते तो आपके लिए मोर देन इनफ है। बाकी हमारे जो नोट्स है ये सेलेक्टेड नोट्स है। सेलेक्टेड नोट्स का क्या मतलब है कि जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक आपके नोट्स होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देंगे ताकि आपको पता चले कि मैंने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है और मेरे टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, ये गेस्ट क्वेश्चंस होंगे और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है 7000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगा हुआ है 5500 के मिलेंगे पहले 50 स्टूडेंट्स को, और इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास एडमिशन जारी है तो किसी भी टाइम ये कंप्लीट हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द आप बाय कर लें। पिछले कोर्स के हमारे रिजल्ट जो हमारे स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनके रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, सारों स्टूडेंट को हमने ही तैयारी करवाई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है, चाहे आपका फैसलाबाद हो, पेशावर हो, पिंडी हो, लाहौर हो, खुजदार हो, हम आपको 100% तैयारी करवाएंगे और आपका टेस्ट क्लियर होगा। ना सिर्फ टेस्ट क्लियर होगा बल्कि आपका नाम भी मेरिट में आएगा, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइन फोर्सेस एकेडमी पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जिसकी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टिंग भी हो चुकी है और अभी उन्होंने फरवरी में ज्वाइनिंग भी की है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी चीजें आपको मिलेंगी, बाहर से कोई चीज भी बाय करने की जरूरत नहीं है और ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। सारे जो हम आपको नोट्स देंगे और जो हम आपको पढ़ाएंगे उसी से आपका टेस्ट आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यू से पिछले कोर्स में तकरीबन 300 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और भी बहुत सारे, लेकिन वीडियो 100% हो, ठीक है। रियल में इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, लेकिन इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है मैक्सिमम में, तो इसलिए इसको हम एक आइडियल इंजन कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है, 1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी एफिशिएंसी का इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी का साइन है, तो ये इक्वेशन भी काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर एफिशिएंसी के बारे में आपने दो चीज़ों को ज़हन में रखना है, तीन चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले ये चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर काम करती है। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके पास एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी आपके पास 0 हो जाएगी। अभी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, सोर्स और सिंक के दरमियान। सोर्स क्या है, हाई टेम्परेचर जो आपके पास बॉडी है, और सिंक लो टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस, इसको डेल्टा टी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसी तरह वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर ये असर नहीं करता। अगर वर्किंग सब्सटेंस को आप चेंज करते हो, इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखें ये 100% कब होगी, 100% तब होगी जब आपके पास ΔII सिंक का टेम्परेचर ये 0 होगा, ठीक है। जब ΔII आपके पास सिंक का टेम्परेचर 0 होगा तो इसकी एफिशिएंसी 100% होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब सिंक आपके पास 0 पे होगा और ये आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर पे होगा तो इसके अंदर ΔT सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, तो इसलिए इसके अंदर आपके पास क्या है, एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, 100%। तो ΔII क्या है, T2 क्या है, T2 आपके पास सिंक का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर क्या, लोअर टेम्परेचर, ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर होगा। और T1 आपके पास क्या है, T1 आपके पास हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो जब आपके पास T2 क्या है, T2 जब आपके पास कम होगा या 0 होगा तो आपके पास एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अभी इसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और एरिया अंडर फीवी के प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो आपको क्या डिनोट करता है, वर्क डन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। जो कार्नोट हीट इंजन का ग्राफ है वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर चेंजेस दिए गए होते हैं ना, तो वहां पर जो आपके पास ग्राफ के अंदर एरिया है वो वर्क डन को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कार्नोट हीट इंजन है, ये आपके पास हॉट रिजर्वायर है, इसको हमने T1 का नाम दिया, ठीक है। इसको हम सोर्स भी कहते हैं, ठीक है, सोर्स। ये आपके पास कोल्ड रिजर्वायर है, इसको हमने T2 का नाम दिया, इसको हम सिंक भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसकी एफिशिएंसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसके और इसके टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं ΔT। जब तक ये ΔT कायम रहेगा हमारे पास एफिशिएंसी होगी। जब ये ΔT आपके पास 0 हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, अभी ये तो आपका हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है।
कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे लिए कार्नोट हीट इंजन के इफिशिएंसी के लिए ज़रूरी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी कब 100% होगी? तब 100% होगी जब T2 आपके पास 0, ठीक है। तीसरा, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी? जब आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, T1 का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, या जब आप T2 का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो आपके पास एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अभी अगर आपसे पूछे कि अगर हम T1 का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारे पास एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होगी, या हम T2 का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो हमारे पास एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होगी, तो जब आप T2 का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो ज्यादा चेंज आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे, ठीक है। जो आपके पास लोअर टेम्परेचर है, अगर आप इसको लोअर करोगे, लोअर टेम्परेचर क्या है आपके पास? T2। अगर आप T2 को डिक्रीज करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी क्या है? इंक्रीज होगी। जो आपके पास हायर टेम्परेचर है T1, अगर आप उसको इंक्रीज करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा होगी। और फिर ज्यादा चेंज कहाँ पे आएगा? जब आप लोअर टेम्परेचर को लोअर करोगे तो उसमें आपके पास एफिशिएंसी के अंदर ज्यादा चेंज आएगा, बजाय इसके कि आप हाई टेम्परेचर को हाई करें। और जब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 0। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे गए हैं और आपके इनिशियल टेस्ट में भी पूछे जाएंगे, ये आप अपने साथ याद रखें। अभी ये सारे क्वेश्चन मैं आपको MCQ की फॉर्म में भी करवा देता हूँ, अभी आप लोगों ने इसका आंसर देना है, ठीक है। आगे मैं इसके ऊपर MCQ करवाऊंगा। प्रेशर का क्या असर है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर? तो मेल्टिंग पॉइंट देखें, ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है? लोअर करता है, ठीक है। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? लोअर होता जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप फ्रीजिंग प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ये इंक्रीज होता जाएगा। तो लेट सपोज अगर आपको एग्जांपल दे दें कि आप मरी गए हो, मरी, तो वहाँ पर फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? तो वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या, वहाँ पर प्रेशर कम होता है ना, प्रेशर कम होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा हो जाएगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रीजिंग कितना टाइम लेगा? ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखें, अगर आप प्रेशर को लोअर करते हो, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा? लोअर होगा, ठीक है। आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो लेट सपोज अगर आप मरी गए हो, वहां पर आपके पास क्या है? प्रेशर आपके पास डिक्रीज है, तो वहां पर आपके पास क्या है? बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, तो बॉइलिंग आपके पास क्या है? कम टाइम लेगा ना, तो जल्दी बॉइलिंग होगी। तो अगर आपसे पूछे कि आपके पास कराची में वाटर की बॉइलिंग जल्दी होगी या मरी में या K2 के ऊपर, तो आपका आंसर क्या होगा? K2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे ना, सी सरफेस से जितना ऊपर जाओगे तो आपके पास प्रेशर डिक्रीज होगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद करने हैं कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जब आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये फार्मूला है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। इसका क्या है? G/एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसका मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसका डायमेंशन भी याद कर लें, आप लोग का असाइनमेंट है कि इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है? 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जॉल पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? Pv इक्वल टू nRT या जनरल गैस इक्वेशन भी है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है? डेल क्यू आपके पास 0 है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आपके पास क्या है? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। Cp क्या है? Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cv इज ग्रेटर देन Cp, Cp इज इक्वल टू Cv। तो इस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इंक्रीज होगी। 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4.18 जॉल के, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे अगर पूछे कि 8 कैलोरी किसके बराबर है, 8 कैलोरी कितने जॉल के बराबर है, तो सिंपली आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 4.18 को करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड ऑन, तो आपका आंसर क्या होगा? अभी मुझे इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ये मैंने आपको बता दिया है। तो बोथ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, ये है ना, डेल्टा टी के ऊपर डिपेंडेंट है। सोर्स और सिंक के दोनों के दरमियान टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और उन दोनों के टेम्परेचर के अंदर अगर डिफरेंस हो तब, अगर डिफरेंस 0 हो जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है।
वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करता, और ना सिर्फ सोर्स के ऊपर असर करता है, ना सिर्फ सिंक, बल्कि दोनों के ऊपर असर करता है, ठीक है, और वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर असर नहीं करता। अभी देखिए, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ हीट इंजन बिकम इक्वल। अभी देखिए यहाँ पे देखो, T1 आपके पास बराबर हो गया T2 के, तो डेल्टा टी आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी आपके पास 0 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। नीचे मुझे मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मुझे आंसर बताया करें ताकि आप इसको ठीक कर रहे हो या नहीं। अभी देखें, सोर्स क्या है, T1 हाई टेम्परेचर, उसको आपने इंक्रीज किया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिंक को आपने डिक्रीज किया, सिंक क्या है, T2 लोअर टेम्परेचर, आपने डिक्रीज किया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज मेयरली द रिवीजन ऑफ, तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन किसके बराबर है, पी इंटू डेल वी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास आपके AFNS इनिशियल टेस्ट के 4 सेट्स हैं नोट्स के, ठीक है। इसमें हम आपको वर्बल देंगे ट्रिक्स, जिस तरह इस वीडियो के अंदर हमने आपको वर्बल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए, नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए, इसी तरीके से हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको लेक्चर्स देंगे, और अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपका सारा के सारा पोर्शन उससे कवर हो जाएगा। इसी तरीके से नॉन वर्बल के ट्रिक्स देंगे, वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो आपके टेस्ट के लिए मोर देन इनफ है। इसी तरीके से हम आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, उसको करने से आपका एकेडमिक पोर्शन कवर हो जाएगा, और आपको अपने FSC करने की जरूरत नहीं है, FSC बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर तो 100 से ज्यादा चैप्टर्स है, और अभी टाइम इतना नहीं है कि आप उसको कवर कर सके। तो हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देने हैं उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। पास पेपर्स भी देंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने पास पेपर्स आपको सॉल्व किए, तो पास पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आप उसी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते मिलेगा। इस सभी इस कोर्स की डिटेल्स क्या है, तो इसके अंदर हम आपको वर्बल मिलेंगे, नॉन वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस होंगे, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने दिए हैं, और टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको समझाएगा। आपके टेस्ट का कोई एक भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा वर्बल नॉन वर्बल से जो बाहर आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस यही से आएंगे। हमारे नोट्स के अंदर ट्रिक्स भी है, अगर आप सिर्फ उनको देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने ट्रिक्स पढ़ाए। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक भी कवर करेंगे, और इसके लिए आपको अपने FSC बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे जो नोट्स है अगर आप उनको कवर कर लेते तो आपके लिए मोर देन इनफ है। बाकी हमारे जो नोट्स है ये सेलेक्टेड नोट्स है। सेलेक्टेड नोट्स का क्या मतलब है कि जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक आपके नोट्स होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देंगे ताकि आपको पता चले कि मैंने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, और मेरे टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड MCQs भी देंगे, ये गेस्ट क्वेश्चंस होंगे, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है 7000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, 5500 के मिलेंगे पहले 50 स्टूडेंट्स को, और इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास एडमिशन जारी है, तो किसी भी टाइम ये कंप्लीट हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द आप बाय कर लें। पिछले कोर्स के हमारे रिजल्ट जो हमारे स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनके रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, सारों स्टूडेंट को हमने ही तैयारी करवाई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है, चाहे आपका फैसलाबाद हो, पेशावर हो, पिंडी हो, लाहौर हो, खुजदार हो, हम आपको 100% तैयारी करवाएंगे, और आपका टेस्ट क्लियर होगा। ना सिर्फ टेस्ट क्लियर होगा बल्कि आपका नाम भी मेरिट में आएगा, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइन फोर्सेज एकेडमी पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जिसकी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टिंग भी हो चुकी है, और अभी उन्होंने फरवरी में ज्वाइनिंग भी की है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ, तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी चीजें आपको मिलेंगी, बाहर से कोई चीज भी बाय करने की जरूरत नहीं है, और ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। सारे जो हम आपको नोट्स देंगे और जो हम आपको पढ़ाएंगे उसी से आपका टेस्ट आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यू से पिछले कोर्स में तकरीबन 300 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और भी बहुत सारे, लेकिन वीडियो